कोरोना वायरस से परेशान इस दुनिया के लिए एक अच्छी खबर आई है। रशिया ने स्पुतनिक 5 के नाम से कोरोना वायरस की एक वैक्सीन तैयार की है, जिसका उन्होंने मास प्रोडक्शन चालू कर दिया है और साल के अंत तक ये वैक्सीन लोगों के लिए भी अवेलेबल हो जाएगी। रशिया से पहले और भी कई देश कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा कर चुके हैं। बीच में इजराइल ने भी कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने का दावा किया था और लोगों को लग रहा था कि फाइनली हमारे पास में कोरोना की वैक्सीन आ गई है, लेकिन उन बातों में सच्चाई नहीं थी। कोई भी वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचने से पहले कई तरह के क्लिनिकल ट्रायल से गुजरती है, जिसकी 4 स्टेजेस होती हैं। उसके बाद ही कहीं जाकर ये वैक्सीन ह्यूमन पॉपुलेशन को दी जाती है। इसी बीच भारत के आयुष मिनिस्टर श्रीपद वाई नाइक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 64,610 नए केसेस के साथ भारत में टोटल कोरोना वायरस केसेस की संख्या 24,83,567 तक पहुंच गई है। पूरी दुनिया की रफ्तार धीमी हो गई है। कोरोना ने एक ऐसी टाइमलाइन क्रिएट की है कि दुनिया आने वाले समय में कोरोना के पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया के नाम से जानी जाएगी। रशिया से अलग चाइना ने भी अपनी मिलिट्री पीपल लिबरेशन आर्मी के लिए कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल काफ़ी पहले स्टार्ट कर दिया था। चाइना ने यह वैक्सीन सिर्फ अपनी मिलिट्री को ही क्यों दी, उसके पीछे भी एक रीज़न है। बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की तरह चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी भी वहाँ के लोगों की ना होकर वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार के लिए काम करती है, और उसकी जवाबदेही वहाँ के आम लोगों के लिए ना होकर सिर्फ वहाँ की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के लिए होती है। रशिया ने अपनी वैक्सीन का नाम रखा है स्पुतनिक 5। इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट हो गया है। लोगों का विश्वास जीतने के लिए रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बहुत ही अच्छा दांव खेला है और उन्होंने इस वैक्सीन के शुरुआती सैंपल में से एक अपनी बेटी को भी दिया है। पुतिन की 2 बेटियां हैं, एक का नाम है मारिया पुतिन और दूसरी बेटी का नाम है येकाटेरिना पुतिन। प्रेसिडेंट पुतिन ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि उनकी यह वैक्सीन पूरी तरह से सेफ है और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सारे ज़रूरी टेस्ट किए हैं। उनका कहना है कि यह वैक्सीन ह्यूमंस पर इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से सेफ है। पुतिन ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को इस वैक्सीन के 2 शॉट्स दिए थे, जिसके बाद वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और अच्छा महसूस कर रही हैं। हालांकि जैसा कि आमतौर पर हर वैक्सीन के साथ में होता है, जिस दिन पुतिन की बेटी को यह वैक्सीन दी गई थी उस दिन पुतिन की बेटी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ गया था। डॉक्टरों के मुताबिक जिस दिन यह वैक्सीन दी गई उस दिन पुतिन की बेटी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया था, लेकिन अगले ही दिन उनका टेम्परेचर कम होकर 98.6 फ़ारेनहाइट तक पहुंच गया, जो कि इंसानी शरीर के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। अधिकतर केसेस में जब भी किसी इंसान को कोई भी वैक्सीन दी जाती है तो वैक्सीन की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाता है और हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। रशिया की इस वैक्सीन में कोरोना वायरस के निष्क्रिय सैंपल्स हैं जो कि ह्यूमंस के लिए सेफ है। अब वैक्सीन कैसे काम करती है पहले यह जान लेना भी ज़रूरी है। सभी वैक्सीन के काम करने का तरीका लगभग एक ही समान होता है। वैक्सीन हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करके वायरस को पहचानना सिखाती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम वायरस को पहचान कर उसको ख़त्म कर देता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हमारे इम्यून सिस्टम को ही वायरस को ख़त्म करना है तो फिर यहाँ पर वैक्सीन का क्या काम है। देखिए, वायरस ह्यूमन सेल्स के अंदर घुसकर अपनी कॉपी बना लेता है, जो कि देखने में बिल्कुल ह्यूमन सेल्स की तरह ही लगती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम वायरस और ह्यूमन सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। वैक्सीन किसी भी इंसान के बीमार पड़ने से पहले उसे दी जाती है। अगर किसी इंसान को कोरोना वायरस है तो उसके लिए वैक्सीन बेकार है, उसके ऊपर ये वैक्सीन काम ही नहीं करेगी। जो लोग ये सोचते हैं कि स्पुतनिक 5 के आने के बाद कोरोना ठीक हो जाएगा, तो उन्हें ये जानने के बाद में थोड़ी निराशा ज़रूर हुई होगी, क्योंकि वैक्सीन किसी बीमारी को ठीक नहीं करती बल्कि उस बीमारी को होने से रोकती है। वैक्सीन के अंदर किसी भी वायरस के डेड सैंपल्स होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को उस वायरस से अलर्ट करते हैं और हमारे शरीर में वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनने लगती हैं, जिससे कि इंसान का शरीर अगर भविष्य में कभी भी उस वायरस के संपर्क में आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उन एंटीबॉडीज़ को यूज़ करके हमारी बॉडी को बीमार होने से बचाता है। रशिया ने अपनी वैक्सीन का मास प्रोडक्शन साल के अंत तक और बढ़ाने के लिए कहा है और रशिया के लोगों के लिए इस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भी जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये वैक्सीन सभी लोगों के लिए लगवाना अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि पहले वहाँ की सरकार वहाँ के लोगों को शॉर्टलिस्ट करके वॉलंटियर करने के लिए कहेगी। मतलब जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं
अपने रिस्क पर आकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। रशिया ने अपनी वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 ही क्यों रखा, इसके पीछे भी एक कहानी है, जिसकी शुरुआत होती है अब से लगभग 62 साल पहले 1957 के दशक में, जिस वक्त रशिया को सोवियत यूनियन यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट रशिया ने ही लॉन्च की थी और उस सैटेलाइट का नाम था स्पुतनिक। ये वो दौर था जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी और इन दोनों ही देशों में अंतरिक्ष में सबसे पहले अपनी सैटेलाइट और अंतरिक्ष में सबसे पहले एस्ट्रोनॉट्स भेजने की होड़ लगी हुई थी। ऐसे समय में यूएसएसआर ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर सबसे पहले अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजी थी। आज बेशक अमेरिका रशिया को पीछे छोड़ चुका है, लेकिन सोवियत संघ के समय में रशिया ने दुनिया की सबसे पहली सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के साथ साथ दुनिया के सबसे पहले जानवर लाइका, जो कि एक फीमेल स्पेस डॉग थी, 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा था और इस मिशन का नाम था स्पुतनिक 2। अंतरिक्ष में सबसे पहले मानव को भेजने का श्रेय भी यूएसएसआर को ही जाता है। यूरी एलेक्सेयेविच गागरिन, जी हां, जिसको हम यूरी गागरिन के नाम से भी जानते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले इंसान बने। बहुत ही कम लोगों को यह बात पता होगी, लेकिन यूरी गागरिन के अंतरिक्ष में जाने की कहानी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रशिया के स्पेस मिशन के इंचार्ज सर्गी कोरलोव ने साफ इंस्ट्रक्शन दिए थे कि एस्ट्रोनॉट का वजन 72 केजी से कम और हाइट भी 170 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और यूरी गागरिन इस मिशन के लिए बिल्कुल फिट बैठते थे। उनका वजन भी मिशन के अनुकूल था और उनकी हाइट भी मात्र 157 सेंटीमीटर यानी कि मात्र 5 फुट 2 इंच थी। और अपने इसी गौरवपूर्ण इतिहास को आगे बढ़ाते हुए रशिया ने चाइनीज वायरस के लिए बनाई अपनी वैक्सीन, मेरा मतलब है कोविड-19 के लिए बनाई अपनी वैक्सीन का नाम स्पुतनिक 5 रखा है, जिसे उसने एक बार फिर पूरी दुनिया और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले बनाने का दावा किया है। अभी कुछ ही देर पहले मैंने वीडियो में वैक्सीन के बारे में बताते हुए कहा था कि लोग अपने रिस्क पर इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं, तो मैंने यहां पर रिस्क शब्द का इस्तेमाल इसलिए भी किया क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। आज इतिहास की जिस घटना के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं, उससे आपको जरूर सबक लेना चाहिए। इतिहास की यह घटना अब से लगभग 65 साल पुरानी है। अमेरिका में सन 1955 में पोलियो का वैक्सीनेशन चल रहा था, जिसके तहत अमेरिका में 2 लाख बच्चों को पोलियो की वैक्सीन दी जानी थी। इस वैक्सीन को कैलिफोर्निया की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी कटर लैबोरेटरीज ने बनाया था। वैक्सीन ने लगभग सभी ट्रायल पास कर लिए थे। सरकार और बाकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वैक्सीन को पूरी तरह से सेफ बताकर ग्रीन सिग्नल भी दे दिया था। तय समय के अनुसार 2 अप्रैल 1955 से इस वैक्सीन को बच्चों को देना शुरू किया गया। Received an injection of Salk polio vaccine in the field trials in 1954. Much, however, had preceded this moment when Randy Kerr made history. In the all-out fight against polio led by the National Foundation for Infantile Paralysis, there were many years of struggle and heartbreak. Parents lived in fear of polio's sudden attack and the tragic aftermath. Thousands upon thousands of children and adults fell prey to the crippler. March of Dimes funds were needed everywhere, needed desperately by patients, needed by an army of scientists who searched for a preventive. यह उस वक्त का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कैंप था, जिसमें लगभग 2 लाख बच्चों को यह वैक्सीन दी जानी थी। लेकिन वैक्सीन देने के कुछ ही दिनों बाद जिन बच्चों को यह वैक्सीन दी गई थी, उनके अंदर पैरालिसिस, लकवे की शिकायत आने लगी थी और देखते ही देखते इस वैक्सीन ने पूरे अमेरिका में 40,000 से भी ज्यादा बच्चे जो वैक्सीन देने से पहले पूरी तरह से स्वस्थ थे, उनको पोलियो का शिकार बना दिया। यह सब खबरें आने के बाद जब वहां के स्वास्थ्य विभाग की नींद खुली तो उन्होंने आनन फानन में इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को वहीं पर छोड़ दिया। इस वैक्सीन की वजह से 200 बच्चों को परमानेंट पैरालिसिस हो गया, जो कि कभी ठीक नहीं हुआ, और 10 बच्चों ने इस वैक्सीन की वजह से इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। आज के समय के हिसाब से देखने में यह आंकड़ा बेशक आपको छोटा लग रहा होगा, लेकिन 1955 के दशक में अमेरिका की आबादी लगभग 16 करोड़ थी और जिसमें से 5 साल के बच्चों की आबादी, जिनको मुख्यतः यह दवाई दी गई थी, उनकी आबादी महज 2 करोड़ थी। अगर उस समय सभी बच्चों को यह वैक्सीन दे दी जाती तो अमेरिका की आने वाली आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा अपंग हो जाता। हादसे की इसी भयावहता को देखते हुए इस घटना को द कटर इंसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है।
हालांकि आजकल बनाई जाने वाली ज़्यादातर वैक्सीन कई टेस्टों से होकर गुजरती हैं, इसलिए सेफ होती हैं। लेकिन जल्दबाजी किसी भी चीज़ की बुरी होती है। इतिहास में ऐसी और भी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि 1942 का येलो फीवर वैक्सीनेशन, जिसमें यूएस की मिलिट्री को येलो फीवर की वैक्सीन दी गई थी और येलो फीवर की इस वैक्सीन में हेपेटाइटिस बी के कंटामिनेशन की वजह से 100 से भी ज़्यादा जाने गई थी। मैं ऐसी कुछ और जानकारियां भी इस वीडियो में शामिल करना चाहता था, लेकिन समय की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मुझे आपसे विदा लेनी होगी। इसीलिए सजग रहें, सचेत रहें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं आशा करता हूं कि आपको आज का ये शो और शो में दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। और इसी के साथ मैं सिद्धार्थ बैसला आप सभी के अच्छे भविष्य की कामना के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूँगा, ताकि हर हफ्ते ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना सकूं। अपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान सिर्फ अपने तक रोकने से नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचाने से बढ़ता है। धन्यवाद।